हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या आराधना। मेरा नाम है मोमिन आमिर और आज बेटा मैं पेपर डिस्कस करने वाला हूँ जेई एडवांस का 2021 का पेपर 1 मैथमेटिक्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द पेपर विद द क्वेश्चंस। तो पहले तो इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा सेक्शन 1 के। सेक्शन 1 के इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि इसमें सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर आने पर आपको 3 मार्क मिलेंगे, रॉन्ग आने पर माइनस, एंड कुछ अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसका बेटा जो ये पहला क्वेश्चन है दैट इज दिस वन। तो ये क्वेश्चन जो है ये है बेस्ड सर्कल के ऊपर, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके अंदर लाइन की इक्वेशंस है एंड एवरीथिंग है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन कि भाई एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड है एक्स एक्सेस यानी कि y इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस जो है ये मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो है दैट इज 1,1। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कल की पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो बेसिकली वो पूछना चाहते हैं हमसे कि भाई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बताओ, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, या फिर मैं कहूँ कि सर्कल फाइंड आउट करना है हमें इस ट्रायंगल के लिए। तो ये तो यहाँ पर बच्चों को अगर एक प्रॉपर्टी पता ना हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एंड इट विल टेक अ रॉन्ग रूट टू सॉल्व दिस। एक प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्थो सेंटर की आप अगर इमेज लेते हो आपके लाइंस के ऊपर, आपके साइड्स के ऊपर, तो वो जो इमेज के पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर आते हैं, आपके सर्कल के ऊपर लाई करने वाले हैं। जैसे कि ये ऑर्थो सेंटर है 1,1 बेटा, मैं ये पॉइंट का अगर इमेज ले लूँ बेटा लाइक एक्स एक्सेस के ऊपर एंड वाई एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों लाइंस के ऊपर अगर मैं ये पॉइंट का इमेज ले लूँ तो मुझे जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट्स मेरे सर्कल पे लाई करने वाले हैं सर्कल के ऊपर। तो बेटा अगर मैं ये पॉइंट का इमेज y इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर लेता हूँ तो उसके जो इमेज आने वाली है, इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं मेरे पास दैट विल बी 1,-1, लाइक ऊपर है नीचे चला गया, सिंपल। ठीक है, एंड इमेज के फॉर्मूले से बेटा आप अगर ये लाइन के ऊपर से 1,1 पॉइंट की इमेज लेते हो इज अबाउट दिस लाइन, you will get the coordinate as -2, -2। तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए। ये जो दोनों पॉइंट्स है ये दोनों पॉइंट्स मेरे सर्कल पे लाई करने वाले हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं सीधा ये पॉइंट्स ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करूँगा और जो चीज़ सेटिस्फाई करती है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है दैट विल बी माई आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी। ये दोनों पॉइंट्स उसमें सेटिस्फाई करने वाले हैं, आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आप ग्राफिकली इसको प्रॉपर स्केच कर लेते हो तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो बेटा ये जो सारे रीजन्स हैं मैंने यहाँ पर उसकी इमेज बना कर रख दी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। दिस इज़ y इक्वल्स टू 1, दिस इज़ y इक्वल्स टू 0, दिस वन इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये जो लाइन है मेरी x इज इक्वल्स टू 3y, और उसके बाद बेटा ये जो लाइन है दिस इज x इक्वल्स टू 9/4, एंड ये जो लाइन है ये तो आपको मालूम ही है दिस इज x इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे सारे मैंने लाइंस जो यहाँ पर गिवन थे उनको मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। तो इसका जो कॉमन रीजन आ रहा है हमारे पास दैट इज दिस वन। सो एक क्वाड्रिलैटरल आ रहा है, तो इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करता हूँ। आई विल गिव द नेम हियर A, B, C, D and E. So what I will do is I will calculate the area of a triangle. मैं ट्रायंगल A, C और D का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ
और उसके बाद उसके अंदर उसमें से मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल का यानी कि ट्रायंगल ए बी और ई को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, बड़े में से छोटे को रिमूव कर दूंगा तो आई विल गेट द एरिया ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो अब इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स बेटा ये है कि दिस कोऑर्डिनेट विल बी 3/2, 1/2, दिस कोऑर्डिनेट इज 0, 0, दिस कोऑर्डिनेट इज 2, 0, ये कोऑर्डिनेट है 9/4, 1/4 एंड और कौन सा कोऑर्डिनेट बचा, हाँ ये वाला कोऑर्डिनेट है 9/4, तो बेटा ये 9/4 मैं x इक्वल्स टू वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये 3/4 आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ACD। तो अगर आप ACD को देखोगे सो उसका एरिया आने वाला है हमारे पास 1/2, उसकी हाइट कितनी हो रही है, हाइट है मेरी 3/4 एंड इसकी विड्थ कितनी हो रही है 9/4, लाइक लेंथ हो गई 9/4 एंड उसकी हाइट हो गई 3/4। सो जो मुझे आंसर मिल रहा है एरिया का दैट इज दिस वन, 27/32। और उसके बाद हम दूसरे वाले ट्राइंगल यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो ट्राइंगल ABE का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये जो मेरी लेंथ हो गई है वो 2 के बराबर और जो हाइट दिख रही है वो 1/2 के बराबर दिख रही है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2, तो दिस इज कमिंग एज 1/2। तो मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है, इनका सब्ट्रैक्शन कर लूँगा बेटा तो मुझे लाइक क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा, क्वाड्रिलैटरल BEDC will be equal to 27/32 minus 1/2। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो यू विल गेट द आंसर एज 11/32। सो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज A1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर A आता है। तो इसके अंदर मेन चीज़ थी ये ग्राफ्स प्रॉपरली प्लॉट करना, बट ये आपको सही आंसर देने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सेकंड के बाद मैंने डायरेक्ट 4 पर जंप किया है बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस एंड माय कलीग विल आल्सो कम एंड ही विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स से बिलोंग करता है। इसमें लाइक θ1, θ2 टिल θ10 आर द एंगल्स एंड दे आर पॉजिटिव वैल्यूज सच दैट कि इनका जो सम है, इनके सम की वैल्यू जो है वो 2π के बराबर आ रही है। उसके बाद Z1 से लेके उनके लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर को उनको लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, एंड P की रिप्रेजेंट दिस थिंग एंड Q रिप्रेजेंट दिस थिंग। तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो ये ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला ना। Z2 माइनस Z1 को अगर मैं मॉड में रख दूं तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, और हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस इज 1 के बराबर है। ठीक है, लाइक उसका जो मॉड की वैल्यू आ रही है उसके मॉडुलस की वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब ये सर्कल पे लाई करने वाले हैं। ठीक है, मैं अगर इनको मार्क करूँ, इनको प्लॉट करूँ प्रॉपरली, सो ये कुछ इस तरह से आएंगे कि Z1 मेरा जो हो गया, मैं अगर इसको यहाँ पर ले लूँ θ1, और Z2 मेरा हो गया दैट इज θ2, तो ये मेरा Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना दोनों के बीच में का। तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो इन दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस की वैल्यू है दैट विल बी, द डिस्टेंस है ना ये, विल बी लेस देन ये आर्क की वैल्यू के से छोटी होने वाली है, या इक्वल भी हो सकती है, लेस और इक्वल टू द आर्क। मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ A और B। ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ AB अगर मैं लिख दूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो मेरे जो आर्क है उसकी वैल्यू से छोटी होने वाली है, आर्क लेंथ से। ठीक है, और आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पर, ये दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करूँ मैं θ2/θ1, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बी लेस और इक्वल टू θ1 हो गया। ठीक है,
तो मुझे एक चीज़ की वैल्यू मिल चुकी है, लाइक z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू θ1। तो इस तरह से बेटा मैं हर एक डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूँगा इस तरह से, सो फाइनली लाइक मुझे जो वैल्यूज़ मिलने वाली है वो इस तरह से होंगी, मॉड z3 माइनस z2, इस तरह से मैं सारे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, आखिरी डिस्टेंस कौन सा था रे बेटा हमारा, z1 माइनस z10, अगर इनके डिस्टेंस में अगर कैलकुलेट करूँ तो हर एक थीटा की वैल्यू जो है वो θ1, इसकी वैल्यू आने वाली है θ1, इसकी वैल्यू आने वाली है θ2, इसकी वैल्यू आने वाली है θ3, टिल इसकी वैल्यू आने वाली है θ10, जो सब्ट्रैक्ट करके हमें वैल्यू मिल रही है। बट इट विल बी लेस देन दैट, तो इसकी जो वैल्यू है दिस विल बी लेस देन, ये एक्चुअली द राइट नोटेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इन सब की जो वैल्यूज है वो इस तरह से रहने वाली है, लेस देन दिस थिंग। और सारे एंगल्स का समेशन कितना है, सारे एंगल्स का समेशन मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर है। मतलब इसका जो आंसर है इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा यहाँ पर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि मेरा जो स्टेटमेंट नंबर P है, P वाला जो चीज़ लिखी है यहाँ पर, दैट इज 100% करेक्ट। अब Q वाले को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो Q वाले में बेटा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट मॉड Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं मॉड Z2 माइनस Z1 मॉड Z2 प्लस Z1। अब देखो मॉड Z2 माइनस Z1 की वैल्यू तो हमें मालूम है, लाइक θ1 के बराबर आती है, बट व्हाट अबाउट मॉड Z2 माइनस Z2 प्लस Z1 की वैल्यू क्या होंगी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो मॉड Z2 प्लस Z1 को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड Z2 प्लस मॉड Z1 के बराबर, ठीक है ना। इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो अब आपको मालूम है कि इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है क्वेश्चन में गिवन है वो 1 के बराबर गिवन है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज लेस और इक्वल टू 2। सो मॉड Z1 प्लस Z2 की वैल्यू जो है वो दैट इज लेस और इक्वल टू 2 के बराबर आ रही है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ, लेस और इक्वल टू, इसकी वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो दिस विल बिकम 2 इंटू मॉड Z2 माइनस Z1। मतलब मैंने इस चीज़ को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह से मैं हर एक मॉड को कन्वर्ट करूँगा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूँगा। तो मेरे पास जो आने वाला है दैट विल कम एज 2 मॉड Z2 माइनस Z1 प्लस 2 मॉड Z3 माइनस Z2, इस तरह से 2 मॉड Z1 माइनस Z10, ये सारी ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, उसकी वैल्यू। एंड दिस विल बी लाइक, मुझे पता है मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे पता है, दिस इज लाइक लेस देन 2 पाई, लेस देन 2 पाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू 2 पाई दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो ये पूरी चीज़ की जो वैल्यू है वो 4 पाई से छोटी होने वाली है। तो अगर हम बात करें तो ये Q वाला स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट हो गया है। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज C, P एंड Q बोथ आर ट्रू, ठीक है। सो दैट वाज द 4th क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं बेटा। लाइक ये स्टेम्प है, इसके अंदर लाइक पैराग्राफ की जैसा लाइक 2 क्वेश्चंस आर कनेक्टेड, 2 क्वेश्चंस, एंड दीज आर लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज़। आपके लाइक जो आंसर्स आने वाले हैं इसके अंदर वो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, आपको आंसर प्रॉपर लिखना है। आप अगर करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो लाइक देयर इज 0 मार्क्स, लाइक आपका आंसर गलत भी होता है तो यू विल गेट 0 मार्क्स। सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस सेक्शन। तो इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन है पहले स्टेम के लिए वो ये वाले हैं।
तो बेटा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दो लाइंस गिवन है L1 एंड L2, उसके बाद बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इसके अंदर क्या किया हमने, हमें लोकस फाइंड आउट करना है फॉर अ पॉइंट P। देखो लोकस फाइंड करना, C is the locus of a point P such that the product of the distance from the point P to the L1 and the distance from the point P to the L2 is equals to lambda square। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है लाइक जिसका लोकस हमें कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट का डिस्टेंस मैं पहली लाइन से कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेकेंड लाइन से कैलकुलेट कर रहा हूँ, उन दोनों के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है दैट इज़ लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो चलो पहले तो लोकस कैलकुलेट कर लेते हैं, और लोकस जब कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको वो P पॉइंट को H, K से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द लोकस। तो डिस्टेंस क्या होने वाला है पहली लाइन का, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ बेटा, आई विल गेट बैक हियर फॉर द रीडिंग थिंग, बट लाइक देयर इज अ वेरी स्मॉल स्पेस हियर। तो मॉड K√2 प्लस चलो, तो H√2 प्लस K -1 बाय √3, और दूसरा आ रहा है H√2, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -K + 1 बाय √3। इसकी जो वैल्यू है, इनका डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो लैम्डा स्क्वायर के बराबर है। तो इनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं, अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ऊपर में a - b और a + b का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 2h² - k - 1 का होल स्क्वायर का मॉड, और यहाँ पे √3 × √3 विल बी 3, एंड वो वहाँ पर जाकर इसके बराबर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लोकस। तो हमारा लोकस हमें मिल चुका है। अब आगे चर्चा करते हैं कि और क्या चीज़ें गिवन है हमें। उसके बाद द लाइन लाइन y इज इक्वल्स टू 2x + 1 मीट्स द कर्व, लाइक हमने जो लाइक का लोकेशन हमें ये कर्व मिला है, ये कर्व को क्या करती है, दो पॉइंट्स पर कट करती है, R और S के बीच पे। तो उनका जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली लाइक 270 करके आ रहा है रूट के अंदर। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं इसके अंदर बेटा, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R एंड S। तो कौन सी लाइन है बेटा, ये देखो, ये क्या हो गया, बेसिकली हमारा इसका कुछ ऐसा ग्राफ है, एक लाइन आ रही है, कौन सी लाइन आ रही है, लाइन आ रही है y, इसको हम कट कराते हैं प्रॉपरली। ये जो लाइन है बेटा y इज इक्वल्स टू 2x + 1 है, ये इसको दो जगह पर कट करके जाती है, ये R है और ये S है। ठीक है, और ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है बेटा, ये ग्राफ इस लोकेशन ऑफ रूट्स का बता रहा है, मुझे इस चीज़ को बता रहा है। तो इस दो पॉइंट को कट करती है, और इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज √270 करके आता है। तो बस हम क्या करते हैं, ये लाइक यहाँ से R और S के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, R और S के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, और R और S का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 2x + दिस। तो मैं सब्सटीट्यूशन करूँगा इसके अंदर, y की वैल्यू 2x + 1 है, तो हम जो है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो पहले तो मैं ये मॉड वाले को अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज लोकेशन जो आ रहा है हमारे पास दैट इज 2x² - y - 1 का होल स्क्वायर मॉड इज इक्वल्स टू 3√λ²। ठीक है, अब y की जगह पर ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 4λ², तो ये हो गया 2x²
माइनस 4x² मॉड में दिस इज 2x² इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है तो x² की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ रही है प्लस माइनस 3 बाय रूट दिस, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x हियर। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले y निकालना पड़ेगा, पहले y निकालेंगे तो y का कोऑर्डिनेट आने वाला है बेटा मेरे पास, जब प्लस सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा y का कोऑर्डिनेट्स। लेट्स कंसीडर r इज इक्वल टू √3/2 लैम्डा, और जब मैं वहां पर सब्सटीट्यूट करता हूँ बेटा तो दैट इज लाइक √6 लैम्डा प्लस 1, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स फॉर r, एंड s के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, माइनस दिस इंटू √6 प्लस 1 माइनस में। अब r और s का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन r एंड s इज इक्वल्स टू 270 करके है, तो बस हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज़ कर लूँ बेटा मैं, तो ये रूट में आने वाला है मेरे पास √6 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस उनका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूँ मैं तो वो आने वाला है 2√6 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 270। स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आ गया 6 लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया बेटा 4 इंटू 6 इज 24, 270। सो यहाँ से बेटा मेरे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर आ रही है। तो हमें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है विच इज लाइक 9 के बराबर है। सो बेटा द आंसर फॉर दिस इज 9। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उस पर जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड क्वेश्चन। लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर R and S meets at C curve at two distinct point R dash and S dash, and D is the distance to be the square of the distance between this। okay, मतलब क्या बोला जा रहा है कि भाई मुझे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, ये जो R and S लाइन ड्रॉ की थी हमने, जो कट करके जा रही थी, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन भी क्या करती है, 2 पॉइंट्स पर कट करती है। ठीक है, तो मुझे अब इसका डिस्टेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करना है और मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब मुझे वो करने के लिए पहले मुझे ये लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे स्लोप और पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये जो मिड पॉइंट है, R और S का मिड पॉइंट जो है वो वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आई कैन गेट द स्लोप ऑफ दिस वेरी इजीली। तो R और S जो लाइन है, सॉरी गाइज, या लेट्स स्टार्ट। R डैश S डैश के ऊपर हम जाते हैं और वर्क करते हैं। तो बेटा इसका जो स्लोप आ रहा है, इसके स्लोप आने वाला है -1/2 के बराबर, और मुझे पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट किसका होने वाला है, इसका मिड पॉइंट होने वाला है। तो इसका जो मिड पॉइंट है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2, तो दैट विल बी 0, और y1 प्लस y2/2 दैट विल बी 1। मतलब कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0,1। तो वो जो लाइन है R डैश S डैश जो लाइन है वो 0,1 से पास होती है। तो लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, y-1 इज इक्वल्स टू -1/2 x - 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई बेटा इसके बराबर। सो आई गॉट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। बस अब मेरा काम हो गया। अब मैं सेम प्रोसेस करूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, कि मैं ये लाइन को मेरे कर्व में सब्स्टिट्यूट करूंगा। कर्व में सब्स्टिट्यूट करने के बाद वहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। x और y की वैल्यू निकालने के बाद मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँगा और उसका स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो बेटा मेरा कर्व क्या था, 2x² माइनस y-1 का होल स्क्वायर मॉड इज इक्वल्स टू। तो देखो बेटा y-1 की जगह पर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ -1/2x करके। तो दिस विल बिकम 2x², वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा -1/4 x² मॉड इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ बेटा तो ये 7/4 x² इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर।
तो यहाँ से बेटा मेरे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है, दैट इज 2 3/7 लैम्डा कर आ रही है। एक बार चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो जाए, बिकॉज लाइक इसमें बहुत कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा था, ये क्वेश्चन में बहुत कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस करके आई गॉट द 2 वैल्यूज़ हियर। अब मैं ये वैल्यूज़ वहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा एंड आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम देयर। तो बेटा r डैश कैलकुलेट करते हैं। r डैश आपका होने वाला है 2√3/7 लैम्डा। उसके अंदर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा बेटा, तो वो 2 कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो ये -3√7 लैम्डा +1, और s डैश अगर बेटा मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आने वाला है -2, और अगर उसके बाद वहाँ पर कैलकुलेट करूँ उसका y कोऑर्डिनेट, तो दिस विल बी दिस। ठीक है, इनकी जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आने वाली है वो इस तरह से आने वाली है मेरे पास। तो बेटा मुझे r डैश और s डैश मिल चुका है एंड y, तो बेटा हमें इन चीज़ की वैल्यू मिल गई है बच्चों। अब क्या करना है हमें, r डैश और s डैश मिल चुका है, तो अब बस मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये वर्क मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, वो लैम्डा के टर्म्स में आने वाला है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू है, आप वो सब्सटीट्यूट कर लेना और यू विल गेट द आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इसकी जो आंसर की जो वैल्यू आती है बेटा, दैट वैल्यू इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 77.14 के करीब आती है। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th। अब आते हैं हम सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 तो बेटा लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मतलब लाइक इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस होने वाले थे, मोर देन 1 करेक्ट वाला, और उन्होंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन किया है कि किस तरह की पार्शियल मार्किंग आपको मिलने वाली है, कब आपको 4 मार्क मिलेंगे, कब आपको 3 मार्क मिलेंगे, कब आपको 2 मार्क मिलेंगे, एंड नेगेटिव इज़ -2। ओके, याद रखना। और उन्होंने एक सैम्पल से एक्सप्लेन भी किया है कि लाइक व्हाट इज़ द वे ऑफ गिविंग द मार्किंग स्कीम। तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, एंड जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लाइक ये फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको fx वाला फंक्शन गिवन है, तो इसकी रेंज फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑन टू है क्या नहीं चेक करना पड़ेगा, उसके बाद वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंसीशन कर देते हैं। तो मैं f डैश x अगर कर लूँ बेटा इसका, तो मेरे पास आने वाला है x² + 2x + 4, उसका डिफ्रेंसीशन हुआ बेटा मेरे पास 2x -3 माइनस, पहले वाले को जैसा का वैसा रखता हूँ मैं, और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2x + 2 होल डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करके। तो देयर इज अ कैलकुलेशन वर्क हियर विच यू नीड टू डू। सो लेट्स चेक बेटा, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो दिस इज लाइक 2x³ - 3x² + 4x - 6x + 8x - 12, और दूसरे वाले का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है बेटा -2x², उसके बाद -2x³, सॉरी x³, उसके बाद आने वाला है +6x², उसके बाद आने वाला है +6x + 12x + 12। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर बेटा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिख ले कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हो रही है, एंड द फाइनल थिंग आई विल गेट इट एज, चलो चेक करते हैं, 5x², और उसके बाद आ रहा है 8 + this इज 20x, और ये +12 -12 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से बेटा कॉमन ले लूँ मैं अगर, सो 5x कॉमन आ गया, x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय दिस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे मिल गया f डैश x, मतलब मुझे लाइक क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो x की वैल्यू एक 0 आ रही है और x की वैल्यू एक -4 के बराबर आ रही है। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, इसका ग्राफ का आइडिया लगा लेंगे और ग्राफ से हम सारे क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो बेटा इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इस तरह से है एंड वो फंक्शन इस तरह से जा रहा है, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाने वाला है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन विल बी नियरली लाइक दिस। तो क्रिटिकल पॉइंट बेटा एक था -4 के ऊपर और एक था x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कुछ पोर्शन में और कुछ पोर्शन में वो इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं ऑप्शन से चेक करूं तो मुझे यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है, पहला बोला गया है कि भाई इट इज़ अ डिक्रीजिंग फ्रॉम -2 से लेके -1 तक। तो बेटा मैं -2 से अगर देखूँ तो यस इट इज़ डिक्रीजिंग, ये नीचे आ रहा है। तो -2 से लेके -1 के पोर्शन में वो डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद वो 1 से लेके 2 तक इंक्रीजिंग बोला जा रहा है। तो लेट्स सी, हाँ ये 0 के बाद जो है लाइक इट्स फ्रॉम 0 इट इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब ये ऑन टू तो नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन बिकॉज लाइक एक y की वैल्यू के लिए लाइक 2-3 x आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन हियर। सो ये वाला गलत हो गया। और रेंज, अब रेंज बची है, इसकी रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रेंज कैलकुलेट करने का फंक्शन आपको मालूम है, प्रोसेस मालूम है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 करके। तो बेटा आप यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला यूज़ कर लो। रेंज का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक बनाऊँ तो एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, y माइनस 1, उसके बाद यहाँ पर x कॉमन लिया 2y प्लस 3 और यहाँ पर बेटा 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा d ग्रेटर और इक्वल टू 0 करके हम यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द रेंज फॉर दिस। और जो इसकी रेंज आती है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दिस वन, तो ये रेंज उसकी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन फॉर देम। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ, बट मैं आपको एंड प्रोसेस तक लेकर जा रहा हूँ कि भाई आपको बस उसके बाद कैलकुलेशन ही करना है। तो ये हो गया बेटा, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो A और B है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी। ये लेंदी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है। तो बेटा इसको अगर मैं tan के अंदर बना के लिखूँ, tan के अंदर अगर इसका फंक्शन बनाऊँ मैं, तो Sn इज इक्वल टू समेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस k इंटू के प्लस 1 का एक्स स्क्वायर नीचे आ गया इस तरह से। तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। देखो बेटा कैसे स्प्लिट करूँगा, आप सबको तो मालूम ही है, tan इनवर्स x k प्लस 1x माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस k इंटू के प्लस 1 एक्स स्क्वायर इस तरह से। तो दिस इज बेसिकली tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का a इंटू बी का फॉर्मूला हो गया। तो जब इसको सेपरेट करूँगा बेटा मेरे पास, तो लाइक जस्ट तो हमारे पास जो Sn आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे हम, k की वैल्यू 1 से लेके n तक सब्सटीट्यूट करेंगे और वी कैन फाइंड द Sn वैल्यू हियर। तो इसके अंदर बेटा Vn लगने वाला है, Vn के प्रोसेस से हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी।
तो सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। k1 की वैल्यू जब मैंने 1 रखूंगा बेटा तो ये आने वाला है मेरे पास हाँ चलो, तो क्या आने वाला है बच्चों, tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स 1, k की वैल्यू 1 रखा, उसके बाद k की वैल्यू 2 रखूंगा तो tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। इस तरह से हम सारी वैल्यूज रखने वाले हैं। तो यहाँ पे vn का प्रोसेस यूज हो रहा है जिससे लाइक टर्म्स कैंसल आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो फाइनल Sn आने वाला है बेटा आपके पास दैट विल बी tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम फाइनली और वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो Sn का फाइनल आंसर है बेटा tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो Sn आ गया मेरे पास tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है। मैंने पूरे कैलकुलेशन किए और कैलकुलेशन करने के बाद मैंने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बना दिया Sn का, जो इस फॉर्म में मेरे पास आ रहा है। अब मुझे Sn मिल गया है तो बस अब मुझे ऑप्शंस ट्राई करने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू देयर। आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक कर लो कि भाई कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मुझे S10 कैलकुलेट करना है, एक ऑप्शन में बोला गया है कैलकुलेट S10, तो S10 की जगह पे क्या करूँगा मैं, ये रख दूंगा। तो tan इनवर्स लाइक इट विल बिकम 10x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन ये गिवन है, देखो घुमा के दिया है ऑप्शन। हाँ, घुमा के कैसे दिया है देखो, मैं इसको कॉट में कर लेता हूँ। ठीक है, बट ये भी नहीं है, उसके अंदर tan के अंदर लिखा हुआ है। तो tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है। तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ की उन्होंने और tan को उधर भेजा। तो वहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो वहाँ से करेक्ट आंसर आने वाला है π/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर बाय 10x। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। कुछ बच्चे जो है लाइक गड़बड़ में मिस्टेक मत कर जाना कि S10 वो है तो वो कहाँ से आ गया। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, मतलब ये सेटिस्फाई करता है, तो ये एक राइट ऑप्शन हो चुका है। अब उसके बाद लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट कैलकुलेट करनी है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cot Sn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cot Sn। Sn क्या है, tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस, तो इसको पहले तो मैं tan में बना देता हूँ, tan में बना दूंगा तो मेरे पास आ जाने वाला है ये, मतलब tan में है तो cot में बना देंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास आने वाला है 1 प्लस n प्लस 1 का x स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय nx। तो n की वैल्यू इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करनी है। प्रोसेस अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सो 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, एन कॉमन लेकर उड़ा देता हूँ मैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो इट विल बिकम 1 बाय n प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, क्या हो गया यहाँ पे, नीचे आ गया मेरे पास x। ठीक है ना, समझ में आई बात। और यहाँ पर मेरे पास आने वाला है एक्स स्क्वायर था ना, ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो अब चीज़ों को कैंसल आउट करते हैं। एक बार चेक करो कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। जस्ट चेक इट प्रॉपरली, देयर शुड नॉट बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग। ओके, तो जब मैं इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा बेटा तो कैंसल आउट हो जाने वाली है सारी चीज़ें। मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स करके, क्योंकि यहाँ पर भी एक एन एक्स है तो यहाँ पर एक n आ जाएगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और एक्स स्क्वायर बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी,
x के बराबर हो जाए। तो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी भी ट्राई कर सकते हो। आप सी ट्राई करोगे, S3 की वैल्यू निकालनी है, ये गलत होने वाला है, दिस विल नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई। उसके बाद आप ऑप्शन नंबर लाइक ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। ये वाला जब ट्राई करोगे डी वाला, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है, जो इक्वेशन बनकर आने वाली है, दैट विल बी tan ऑफ Sn लिखा हुआ है ना, तो tan लेते हैं, Sn सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बेटा यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज nx प्लस 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसके अंदर आप एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत कर ली, काफ़ी कुछ स्टेप्स कर ली है, सो लेंदी होते जा रहा है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे तो इट विल बी लाइक ग्रेटर देन 1/2 आने वाला है, सो दिस विल ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई। वाओ, दैट वाज दैट क्वेश्चन। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट गिवन है, ये तो लाइक हमारा रोटेशन वाला क्वेश्चन हो गया। उसके अंदर एक सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है और हमें चेक करना है कि भाई कौन सी चीज़ फाइंड आउट करती है। एंड हाँ, यहाँ पर एक और एक स्टेटमेंट गिवन दिख रहा है मुझे, अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो रियल वैल्यूज़ है, मतलब जो अल्फ़ा और बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाइक आपके एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं। तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं और ये सर्कल पे कि ये जो 2 पॉइंट्स लूँ मैं, अल्फ़ा और बीटा, और ये अल्फ़ा और बीटा आने वाला है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज़ इक्वल टू थीटा करके होता है, तो माइनस में आता है और यहाँ पे प्लस में गिवन है, तो आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। z माइनस माइनस अल्फ़ा दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस बीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर बन रहा है π/4 की वैल्यू आ रही है मेरे पास। और ये देखो अल्फ़ा और बीटा किस पर लाई कर रहे हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर से मतलब ये एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करने वाला है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया दिस एंड इसका कोऑर्डिनेट हो गया दिस, कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सेस को कौन से पॉइंट पे कट करता है। अगर मैं वो एक्स एक्सेस के पॉइंट्स देख लूँ तो दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे जो वैल्यूज़ मिलने वाली है, जो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट विल आई विल गेट। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो जो इसके रूट्स मेरे पास आ रहे हैं दैट इज़ x की वैल्यू एक आ रही है -1 और एक x की वैल्यू आ रही है -4, दीज आर द 2 रूट्स। तो अब देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा गिवन है, तो मतलब माइनस माइनस तो गायब होने ही वाला है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 और 4 दोनों में से कुछ अल्टरनेट हो सकता है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है एंड दे कैन बी एनी वैल्यू। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 4, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी है, और अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 1, ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 के बराबर आने वाली है, तो ये करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो इसके जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बी एंड डी। चलो बेटा हमारा लाइक लास्ट सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 4। इसके अंदर देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग और इसके जो आंसर है वो इंटीजर वैल्यू रहने वाले हैं। आप अगर करेक्ट करोगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स एंड अगर आप गलत करोगे तो यू विल गेट 0 मार्क्स। ये क्वेश्चन तो हर एक ने किया होगा यार, इट इज़ वेरी सिंपल। क्या है, हमें मॉड को ओपन करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो कैसे ओपन होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस दिस मॉड विल बी ओपनड एज एक्स स्क्वायर -1 करके ओपन करूँगा जब एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 आने वाली है, और इसको मैं नेगेटिवली ओपन करूँगा जब एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू
यहाँ पर लेस देन 1 हो जाएंगे। ठीक है, सो 2 केसेस लेने हैं, 2 केसेस लेकर मुझे उनके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। रूट्स कैलकुलेट करने के बाद आई विल गेट माय फाइनल आंसर। तो जो केस नंबर 1 है यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये x की रेंज क्या हो गई मेरी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक बन रही है -x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करे बाद आपको चेक करना है कि ये इस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 यानी कि ये कौन सा हो गया, सेकेंड केस, नेगेटिव वाला केस, यानी कि x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में, जिसमें वो नेगेटिवली ओपन होने वाला है। सो दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करो एंड चेक करो कि बेटा क्या वैल्यूज़ आती है और वो वैल्यूज़ उसमें बिलोंग करती है कि नहीं करती है। तो बेटा इसके चारों जो रूट्स आने वाले हैं, चारों जो वैल्यूज़ आने वाली है वो सारे वो रेंज में बिलोंग करेंगे। तो इसका जो आंसर आने वाला है 4 आने वाला है, इसके चारों रूट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी क्वेश्चन। इसको तो आपको सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से कर लेंगे। कॉट को बेटा मैं लिख लेता हूँ, कैसे लिखूँगा, कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस बी अपॉन साइन। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc साइन ए, प्लस यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा वैल्यू तो दैट इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab साइन सी। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ बेटा अगर मैं तो दैट विल बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac साइन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लाइक इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये एरिया का फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे, मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय दिस बाय 4 डेल्टा के साथ, फोर डेल्टा अपॉन डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर सब चीज़ें बैलेंस कर लूँ तो सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए बी सी की वैल्यू गिवन है एंड आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 2। ठीक है, so do the remaining calculation part from there. आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो ये जो है आपका वेक्टर से बिलोंग करता है। इसके क्वेश्चन में क्या है, 3 वेक्टर्स गिवन है, उनका आपको डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ भी गिवन है किस तरह से है, एंड फ्रॉम देयर यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, और एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे, इनका वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोग्राम का जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज √2। तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या था? फॉर्मूला ये होता है, यू विल रिमेंबर दैट u, v और w का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू √2 के बराबर आती है। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर लूँ बेटा तो मेरे पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो गई, होल स्क्वायर की वैल्यू, और इसका मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज़ लाइक u डॉट u, u डॉट v, u डॉट w, उसके बाद v डॉट u, v डॉट v, उसके बाद v डॉट w, उसके बाद w डॉट u, w डॉट v एंड w डॉट w। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2 के बराबर आ रही है। तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर एंड फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, मैं बताता हूँ।
अगले पेज पर हम जाते हैं और वहाँ पर हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखो ये जो डेटा गिवन है वो हमें वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो u डॉट u की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास 1 के बराबर। उसके बाद u डॉट v की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं u डॉट v को हम कुछ वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। वी विल कंसीडर इट दैट इज m, ठीक है। सो दैट इज m और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, फिर इसकी वैल्यू भी आपको 1 गिवन है, दिस इज ऑल्सो m, इसकी वैल्यू 1। उसके बाद है u डॉट w, देखो v डॉट w की वैल्यू भी 1 गिवन है। अरे कहाँ जा रहे हैं हम बार बार, हाँ इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। और लास्ट में बेटा देखो w डॉट w पर थोड़ा ध्यान देना, इसकी वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है, बाकी सब इजी है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस, आप इसको सॉल्व करो, आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है m स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एक m की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है और दूसरी जो m की वैल्यू है वो 1/2 के बराबर आ रही है। तो m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u डॉट v रिप्रेजेंट कर रहा है। तो u डॉट v की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज दे हैव गिवन अस कि भाई ये जो तीनों वेक्टर्स है दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होने वाली है। सो दिस इज़ नॉट द केस विच इज़ पॉसिबल। तो ये वाला केस पॉसिबल है, मतलब m की वैल्यू यानी कि u डॉट v की वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर है। अब हमें कैलकुलेट करना है मॉड 3u प्लस 5v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, अंडर रूट 9u स्क्वायर प्लस 25v स्क्वायर प्लस 2uv u डॉट v के बराबर। तो आप यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर आपका आंसर आता है अंडर रूट 49। सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 7। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 7। तो हेलो बच्चों, विद्या आराधना एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर गणेश धर्माधिकारी। हम क्या करने वाले हैं, जेईई एडवांस का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेरे हिस्से में जो क्वेश्चन आए हैं वो है बच्चों सबसे खतरनाक क्वेश्चंस, मतलब प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस मैंने पेपर 1 से सेलेक्ट किए हैं डिस्कशन के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ अच्छे आए थे तो हमें भी मज़ा आने वाला है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस किया है मैंने, जो आज टॉपिक्स आज के सेशन में इन्वॉल्व है उसका। वो क्या है, हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी, और इसमें अदर कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है, जैसे कि 3D ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, स्ट्रेट लाइंस और P&C के भी कंसेप्ट कुछ हमें आज लगने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y + 3z = अल्फा 4x + 5y + 6z = बीटा 7x + 8y + 9z = गामा -1 इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बोला है, कंसिस्टेंसी के हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे ये कैसे टाइप का कंसिस्टेंट है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है, वो कैसे हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेके। तो सबसे पहले यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर है। फिर क्या दिया है, डेट m क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल के लेते हैं। फिर क्या बोला है, लेट P बी द प्लेन कंटेनिंग all those alpha beta gamma for which above system of equation is consistent बोला है। ऐसे सारे पॉइंट्स बेसिकली उसका लोकस, अल्फा बीटा गामा का लोकस क्या है, प्लेन P है। फिर क्या बोला है, D be the square of distance of the point, इस पॉइंट को हम पहले ही नामकरण कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहला काम होता है नामकरण करना। इसको हम बोलते हैं A क्या है, 0 1 0 से P प्लेन जो बनने वाला है अल्फा बीटा गामा का लोकस निकालने के बाद उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जो दिया है वो पहले निकाल लेते हैं। यम दिया है तो इससे डिटर्मिनेंट ऑफ यम निकाल के लेते हैं बच्चों। क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ यम, अल्फा -2 बीटा, ये क्या आएगा यहाँ से, प्लस गामा। डिटर्मिनेंट ऑफ यम हमने निकाल लिया, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा। फिर क्या चाहिए, हाँ ये कंसिस्टेंट है, ये हमें दिया है, तो मतलब इसका मैट्रिक्स हमें निकालना पड़ेगा। क्या आएगा, क्या था मैट्रिक्स,
ये आपको मैट्रिक्स बच्चों पता होना चाहिए। पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्या है कि इसमें ये सबसे पहला मैट्रिक्स जो होता है, आप कोई भी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का चैप्टर जब आप कहीं से भी किसी से भी पढ़ोगे तो सबसे पहला मैट्रिक्स क्या है? हम नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही देते हैं, करेक्ट? यही देते हैं बच्चों, क्लियर है? यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दिया है ये भी वही है। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है बच्चों? इसका डिटर्मिनेंट आता है 0। यदि आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो और इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इजी है। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0। अगर नहीं करना तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो। इससे आपको एक क्लियरली एक चीज दिखाई देगी कि 2r2 क्या हो जाएगा? 2r2 माइनस r1 करोगे, हाँ 8 माइनस 1 माइनस r1 माइनस r3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 होंगे सारे एलिमेंट्स, 0 0 0। ये रो ऑपरेशन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? मिडल रो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट तो है बेटा, लेकिन डिटरमिनेंट 0 है। इसका मतलब क्या? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब पॉसिबल है बच्चों? जब दो प्लेन क्या होंगे? दो प्लेन का लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरा प्लेन बन जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं 2r2 इज इक्वल टू r1 प्लस r3 है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि 2p2, अगर ये p2 का प्लेन है 4x प्लस 5y प्लस 6z, तो एक काम करते हैं, मैं इसको p1 p2 और p2 लिख लेता हूं आपके लिए। x प्लस 2y प्लस 3z, ये क्या है? x प्लस 2y प्लस 3z, ये माइनस अल्फा, ये क्या है आपका? p1 है। फिर क्या है? 4x प्लस 5y प्लस 6z माइनस बीटा, क्या है आपका? माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। ये क्या है आपका? इसको बोलेंगे हम P2 का इक्वेशन। और P3 क्या है बच्चों? 0 इज इक्वल टू 7x प्लस 8y प्लस 9z माइनस गामा प्लस 1। ये क्या है आपका? P3 का इक्वेशन, करेक्ट? माइनस गामा प्लस 1, करेक्ट, यही है। ये है P1 P2 P3। हम क्या कर सकते हैं फिर? ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि 2p2 क्या है बच्चों? P1 प्लस P3 है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मतलब क्या? एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो 2p2 इक्वल टू P1 प्लस P3 करो। 2p2 क्या है बच्चों? 8x प्लस 10y प्लस 12z माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू P1 क्या है बच्चों? x प्लस 2y प्लस 3z माइनस अल्फा। और P3 क्या है बच्चों? P3 है 7x प्लस 8y प्लस 9z। 7x प्लस 8, ये y है, 9 लग रहा है, 8y प्लस 9z माइनस गामा प्लस 1 है, करेक्ट? अभी इसमें x के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 8x बन जाएगा, ये 10y बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये भी z के भी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली बचेगा क्या? सारे टर्म्स इस साइड लेके आओ, ये आएगा अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसे टाइप का कुछ आएगा, एक प्लेन ऐसा होगा, एक प्लेन ऐसा होगा, और एक प्लेन कुछ ऐसा होगा। और ये जो होगा इनका इंटरसेक्शन, ये जो लाइन बनेगा, ये हो गया आपके सारे सॉल्यूशंस, ठीक है? इस तरीके से, इसलिए लाइन बन रहा है सॉल्यूशन, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अभी क्या? अरे डिटर्मिनेंट ऑफ यम तो हमने निकाल लिया था, ये क्या था? अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा। और अभी हमने जो किया इससे क्या मिला? अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा क्या मिल गया? 1 मिल गया बच्चों। तो डेट ऑफ यम क्या आ रहा है हमारा? 1 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? डेट ऑफ यम आएगा 1। यहां तक हमने निकाल लिया, लेकिन अभी हमें करना क्या है? क्वेश्चन क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ यम ही पूछा है, ये आ रहा है बच्चों 1। तो यहां तक हमारा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वैल्यू ऑफ डी पूछा है, डी क्या है? डी क्या है बच्चों? डी है हमारा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन P। प्लेन P निकाला है हमने, क्या निकाला था? प्लेन P, यहां पे लिखता हूं, प्लेन P हमने निकाला था, क्या निकाला था? अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा, राइट? अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 आया था। ये किसका लोकस है? अल्फा बीटा गामा पॉइंट का। तो मतलब प्लेन P क्या है? ऐसे सारे अल्फा बीटा गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब प्लेन P का इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? अल्फा की जगह पे x पुट करेंगे, बीटा की जगह पे y, और गामा की जगह पे z।
और ये -1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ये बन रहा है हमारे प्लेन P का इक्वेशन। तो A से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। A क्या था 0 1 0, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं स्मॉल d बोल लेता हूँ। तो स्मॉल d क्या आ रहा है बच्चों, स्मॉल d आएगा मॉड्यूलस ऑफ इसमें सब्स्टिट्यूट करो 0 -2 + 0 -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा मॉड ऑफ 3/√6। ये आ रहा है स्मॉल d। कैपिटल D क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कैपिटल D क्या हो जाएगा d स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9 और √6 का स्क्वायर 6। तो 9/6 क्या होता है 3/2। तो d की वैल्यू क्या आएगी 1.5। डेट ऑफ यम निकाला हमने 1, d की वैल्यू आ गई 1.5। और ये क्वेश्चन हमारा खत्म, क्वेश्चन खत्म मतलब टेंशन खत्म। 4 नंबर हमारे पक्के थे, करेक्ट। अभी आगे चलते हैं। ये क्या है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स यम, डेट ऑफ यम डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ यम। और फिर कुछ मैट्रिक्स दिए हैं E, P और F। P क्या है, आइडेंटिटी की तरह है, थोड़ा आगे पीछे कर लिया है। E और F क्या है बच्चों, उसमें एलिमेंट्स जो है वो तो एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें भी आगे पीछे कर लिया है। फिर क्या दिया है, Q कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला ऑप्शन चेक कर लेते पहले। F = PEP दिया है, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, ये चेक करेंगे कैसे, P × E × P कर लेते हैं बच्चों। P क्या है 1 0 0 0 0 1 0 1 0। E क्या है bachcho 1 2 3 2 3 4 8 13 18 और फिर से P क्या है बच्चों 1 0 0 0 0 1 0 1 0। करो, ये क्या आएगा पहले, ये आएगा 1 2 3, फिर यहाँ से सेकंड रो से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8 13 18, फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2 3 4। अभी इसको फिर से P से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 0 1 0 1 0, क्या आएगा बच्चों 1 पहला एलिमेंट, फिर दूसरे में क्या आएगा बच्चों, दूसरे में आएगा 3, फिर तीसरे में क्या आएगा 2 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, थर्ड कॉलम आगे आ रहा है, तो मतलब ये क्या होना चाहिए 1 8 2 और ये थर्ड कॉलम आगे मतलब 3 18 4 और ये क्या होना चाहिए 2 13 एंड 3। आप फिर से, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, ये फिर से क्या कर सकते हो बच्चों, चेक कर सकते हो क्या ये सही है बच्चों, सही है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 1 आएगा, ये फिर क्या आएगा, दूसरे रो से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या आएगा एलिमेंट, ये इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल टू है, ये पहला एलिमेंट 1 आएगा, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, तीसरा एलिमेंट क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा फिर पहला एलिमेंट 8, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा दूसरे रो से मल्टीप्लाई करने पे 18 फिर 13। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्या है हमारा, ये मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये एग्जैक्टली करेक्ट है। और ये क्या है पीईपी, एफ देखोगे आप तो पता चल जाएगा पीईपी करने पे जो मैट्रिक्स मिला है दिस इज नथिंग बट एफ। तो हमने पहली कंडीशन वेरीफाई कर ली है, हमने पहली कंडीशन वेरीफाई कर ली है। सेकंड कंडीशन क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी निकालना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, पी हमें पता है 1 0 0 0 0 1 0 1 0, पी स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब इसको फिर से पी से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा बच्चों मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई का मतलब हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी इनवर्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है मतलब वो दूसरा मैट्रिक्स क्या है, पहले का इनवर्स है। तो P इज इक्वल टू पी इनवर्स आ गया। पहला ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, करेक्ट। तो मतलब पहला ऑप्शन क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अभी आगे चलेंगे, सेकंड ऑप्शन वेरीफाई करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, EQ इज इक्वल टू PFQ इनवर्स। तो P इज इक्वल टू पी इनवर्स हमने प्रूव कर लिया है। PFQ इनवर्स निकालना है, PF
और क्या निकाला था हमने, F इज इक्वल टू पीईपी, करेक्ट करेक्ट, हमने ये कंडीशन भी निकाली थी, F इज इक्वल टू पीईपी। ये हम यहाँ पे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं क्या, ये देख लेते हैं बच्चों। F इज इक्वल टू पीईपी है, हमें क्या चाहिए, PF की वैल्यू चाहिए, मतलब P से मल्टीप्लाई करो, PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू पी, P स्क्वायर EP हो जाएगा। P स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा EP। PF इज इक्वल टू EP आ गया, तो मतलब PF की जगह पे हम EP डाल सकते हैं, तो डेट ऑफ EQ प्लस EPQ इनवर्स हो जाएगा LHS। कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो चलिए वापस चलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। E का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, E का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, E का डिटर्मिनेंट देखो क्या कर सकते हैं हम, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसा रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इसका डिटर्मिनेंट 0 कर सकते हैं क्या, देखो कोई ना कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हम 0 कर सकते हैं क्या, देखो क्या हो जाएगा, R3 में अगर हमने ये कर लिया, R3 में R3 माइनस 2R1 माइनस 2R2 कर लिया, तो क्या हो जाएगा, मतलब इससे 4 और 2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और इधर फिर से 4 और 9 माइनस करेंगे तो 4 और 6 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4, करेक्ट। तो मतलब लास्ट रो क्या बनेगा बच्चों, ऐसा करने पे लास्ट रो बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6, मतलब ये पहले का लीनियर मल्टीपल बन जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, डेट ऑफ E विल बी 0। अब ये और ये एलिमेंट सेम है, मतलब यहाँ पे भी हम सिमिलर एलिमेंट रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके डिटर्मिनेंट इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ E 0 आ गया, F 0 आ गया। अब क्या करना है, इसमें बस यूज करना है, डेट ऑफ E 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा, डेट ऑफ EQ, E कॉमन निकाल सकते हैं राइट, क्योंकि दोनों जगह पे प्री मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों E, तो E इन ब्रैकेट Q प्लस PQ इनवर्स लिख सकते हैं इसको, तो मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेट ऑफ E इनटू डेट ऑफ Q प्लस PQ इनवर्स। लेकिन ये फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ E 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, यहाँ पे भी डेट ऑफ E इंटू Q है, मतलब ये 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, डेट ऑफ F इन्वॉल्व है, मतलब ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या है, LHS RHS दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों 0 हो जाएंगे। तो इसका ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राइट, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड 0 आ रहे हैं। अभी अगला ऑप्शन देखते हैं, EF क्यूब का डिटर्मिनेंट पूछा है, इज ग्रेटर देन डेट ऑफ EF स्क्वायर बोला है। डेट ऑफ E क्या है, 0 है, तो ये डेट ऑफ EF का क्यूब जब करोगे आप, तो डेट ऑफ EF का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, डेट ऑफ E का क्यूब कर सकते हो आप, करेक्ट। तो डेट ऑफ E का क्यूब कर सकते हो, ये आएगा 0, तो ये आएगा 0, और डेट ऑफ EF स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ E 0 है, F भी 0 है, तो ये फिर से हो जाएगा डेट ऑफ EF स्क्वायर। मतलब सीरियसली यार IIT वालों जरा तो, मतलब IIT का रेपुटेशन है यार, ये सब आप पूछोगे तो कैसे चलेगा, मतलब 0 ग्रेटर देन 0 ऑप्शन दे रहे हो आप, मतलब हद हो गई, ये तो गलत है ऑब्वियसली यार, ये मतलब हद कर दी यार IIT वालों ने। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन क्या बोलता है, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स EP, फिर से मैं क्या करता हूँ, वाइट ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, P इनवर्स EP प्लस F निकालना है। P इनवर्स EP क्या होता है बच्चों, हमने क्या निकाला था अभी, PF कहीं पे तो कुछ तो फाइंड आउट किया था हमने, PF इज इक्वल टू EP राइट, यहाँ पे हमने निकाला था PF इज इक्वल टू EP, ये हम यूज कर सकते हैं। F इज इक्वल टू PEP तो यूज करेंगे ही करेंगे, F इज इक्वल टू PEP तो यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है उसकी जरूरत पड़ सकती है। और हमने क्या निकाला, PF इज इक्वल टू EP, ये यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देखो EP की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, PF लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P इनवर्स PF प्लस F, और P इनवर्स P क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा PF प्लस F विच इज 2F। अब F क्या था हमारा मैट्रिक्स बच्चों, F था 1
डायगोनल एंट्रीज देखेंगे, बाकी पूरा देखने की जरूरत नहीं है। 118 3, क्योंकि हमें डायगोनल एंट्रीज की सम पूछी है मैट्रिक्स में, तो जब 2f निकालेंगे तो डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 118 और 3 दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डायगोनल एंट्रीज का सम हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये हो जाएगा 2 + 36 + 6 विच इज क्या हो जाएगा, 36 + 6 42 + 2 क्या हो जाएगा, 44। ये डायगोनल एंट्रीज का सम आ गया 44। अभी क्या पूछा है, E + P इनवर्स FP, सॉरी E + P इनवर्स FP, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूं बच्चों। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या आया था हमारा, 44 आया था, ये लिख लेता हूं यहां पे। अभी क्या चाहिए, E + P इनवर्स FP। ये फॉन्ट शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं चेंज कर लेता हूं। E + P इनवर्स FP चाहिए। तो हमें क्या पता था, देखो बच्चों, F = PEP पता है, राइट। F = PEP पता है। PF = EP भी पता है हमें, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। F = PEP पता है, E + P इनवर्स FP निकालना है। तो P इनवर्स F को P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P इनवर्स F क्या आ जाएगा बच्चों, P इनवर्स × P × EP विच इज़ नथिंग बट EP, ठीक है। अब क्या चाहिए, P इनवर्स FP चाहिए, राइट। तो P से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P इनवर्स FP क्या आ जाएगा बच्चों, P से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, EP × P आ जाएगा विच इज EP²। और P² क्या था, आइडेंटिटी था, मतलब ये क्या आ रहा है, E आ रहा है फिर से, मतलब ये क्या आ जाएगा बच्चों, E + E विच इज 2E। और 2E के सिर्फ डायगोनल एंट्रीज की सम चाहिए हमें, तो 2E के डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, 1 3 18। तो ये क्या आएगा, 1 का मल्टीपल 2, 3 का मल्टीपल 6, 18 का मल्टीपल 36। इनका सम करो, फिर से सेम एलिमेंट है, इनका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, फिर से आएगा 44। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, सिर्फ सी ऑप्शन हमारा गलत निकला, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो अभी चलिए आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन, ये क्या है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M डिटर्मिनेंट ऑफ M का साइन दिया है, लेट I बी 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, E एंड F बी 3x3 मैट्रिसेस सच दैट I - EF इज इन्वर्टिबल। I - EF क्या दिया है, इन्वर्टिबल दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बोला है। तो देखते हैं चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहले क्या दिया है, जो दिया है वो यूज करते हैं। G = I - EF होल इनवर्स दिया है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, G इनवर्स विल बी I - EF। ये आ गया G इनवर्स। अब क्या करेंगे, G इनवर्स को G से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा खेल लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। G × G इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, G - GEF, करेक्ट। और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, G इनवर्स × G क्या आएगा, G - EF G। तो ये क्या है, I = G - EF G। और इधर से क्या आएगा, I = G - GEF। अब ये क्या, ये दोनों इक्वेशन, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। 1 और 2 को हम कंपेयर कर सकते हैं। 1 = 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, EFG = GEF। क्लियर है, ये एविडेंट है। लेकिन इसका यूज कहाँ पे, अरे है ना, राइट, इसका यूज तो है ना बच्चों। थर्ड ऑप्शन हमें दिया है, EFG = GEF, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप बस इतना भी लगा लोगे तो आपको पार्शियल मार्किंग मिलने वाली है, क्योंकि मल्टी करेक्ट में यहाँ पे पार्शियल मार्किंग है। सिंपल है। अभी क्या करना है बच्चों, अभी एक चीज मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ, देखो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक जैसा लग रहा है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे +FGA है, यहाँ पे माइनस है। तो मतलब या तो ये सही होना चाहिए या फिर ये। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फिर सेकंड ऑप्शन हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या आएगा, I - FE × I + FGE निकाल लेते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, I - FE × I + FGE निकालना है, राइट।
ये क्या आ जाएगा बच्चों, आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई निकालना है। जी की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूट। यहाँ से मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आई प्लस ई एफ जी सब्स्टिट्यूट करता सकता हूँ मैं। जी इज इक्वल टू आई प्लस ई एफ जी, इक्वेशन 1 से मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ इंटू आई प्लस, ये क्या था, जी को क्या बोल सकते थे हम, आई प्लस ई एफ जी, राइट, आई प्लस ई एफ जी इंटू ई, ये जी की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ प्लस, ये क्या आ जाएगा, एफ ई एफ जी ई, राइट। इससे कुछ फायदा मिल रहा है, देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो, आई प्लस ये आएगा एफ प्लस एफ ई एफ जी ई माइनस एफ ई एफ आ रहा है, ये क्या आएगा, माइनस एफ ई इंटू एफ ई एफ जी ई। यार ये तो बहुत लंबा सा कुछ हो रहा है, गंदा सा हो रहा है। तो ये करने से अच्छा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ और ट्राई कर लेते हैं। इसकी जगह पे अगर हमने ये कर दिया, मान लो, चलिए मान लेते हैं अगर हम इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या आएगा, आई प्लस ये आएगा एफ जी ई माइनस एफ ई, यह आएगा माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। ओके, अब ये ऐसा आ गया, ठीक है। ई एफ जी क्या था बच्चों, ई एफ जी क्या था, ई एफ जी क्या था, ई एफ जी कुछ निकाला था हमने, ई एफ जी यहाँ पे है ना, ई एफ जी क्या था, आई माइनस जी था, राइट, ई एफ जी इज आई माइनस जी। तो यहाँ पे हम आई माइनस जी रख के देखते हैं, आई प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई माइनस आई माइनस जी करके देखेंगे क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आई प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई, यह आएगा माइनस एफ ई। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये क्या था, आई ई एफ जी, जी माइनस आएगा बच्चों, आई माइनस जी नहीं, जी माइनस आएगा, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा प्लस एफ ई आएगा, मतलब ये, और फिर ये आएगा माइनस एफ जी ई। अब ठीक है, वो आई माइनस जी नहीं था, जी माइनस आया था, इसलिए मैंने यहाँ का माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो अब बराबर है सब, कि ये क्या, प्लस एफ जी माइनस एफ जी कैंसिल, माइनस एफ ई प्लस एफ ई कैंसिल, मतलब ये आ गया आई। मतलब ये जो है सेकंड ऑप्शन हमारा जो है, इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है आई। इससे मतलब, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अब सेकंड करेक्ट है तो इसका मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। अब देखना है बस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें एफ जी ई निकालना है, करेक्ट। ये कैसे कर सकते हैं, आई माइनस एफ ई निकालना है, एक्सक्यूज मी, आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई क्या निकल चुका है हमारा, ये आ चुका है आई, ठीक है। इसका कुछ यूज होगा क्या, देख लेते हैं। डेट ऑफ एफ ई निकालना है, डेट ऑफ एफ ई क्या होना चाहिए, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। तो आई माइनस एफ ई को हम क्या कर सकते, आई माइनस ई एफ की वैल्यू पता है हमें, आई माइनस ई एफ क्या था, जी इनवर्स था। चलिए इसको यूज करते हैं, आई माइनस ई एफ था, हमें क्या चाहिए, एफ ई की वैल्यू चाहिए, तो इसको एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। एफ जी इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, एफ जी इनवर्स आएगा एफ माइनस एफ ई एफ, करेक्ट। किसकी वैल्यू चाहिए, आई माइनस एफ ई की, मतलब आगे का हमें एफ उड़ाना चाहिए। तो एफ इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एफ जी इनवर्स इंटू एफ इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा, एफ इंटू एफ इनवर्स माइनस एफ ई, एफ इंटू एफ इनवर्स आई हो जाएगा, तो ये एफ ई ही रहेगा। और ये क्या आ जाएगा फिर, एफ इंटू एफ इनवर्स आई हो जाएगा एफ जी इनवर्स
एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, आई माइनस एफ ई। करेक्ट भाई, ये एकदम खतरनाक रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। हमें क्या चाहिए अब, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डेट ऑफ आई माइनस एफ ई इंटू डेट ऑफ एफ जी ई क्या आ जाएगा फिर बच्चों, ये आई माइनस एफ ई क्या निकाला है हमने, एफ जी एफ इनवर्स, तो इसको लिखो एफ जी इनवर्स एफ इनवर्स। करेक्ट, ये यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे का क्या था, एफ जी ई। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डेट ऑफ एफ जी इनवर्स एफ इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ एफ इंटू डेट ऑफ जी इनवर्स को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ जी होल इनवर्स, और डेट ऑफ एफ इनवर्स को लिख सकते हैं डेट ऑफ एफ होल इनवर्स। और ये आगे का क्या हो जाएगा, डेट ऑफ एफ इंटू डेट ऑफ जी इंटू डेट ऑफ ई, सेम प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब डेट ऑफ एफ इनवर्स इंटू डेट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डेट ऑफ जी इनवर्स और डेट ऑफ जी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेट ऑफ एफ इंटू डेट ऑफ ई। इसको फिर से मिला सकते हैं, डेट ऑफ एफ इंटू ई कर सकते हैं इसको। तो ये आ गया आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। एल एच एस क्या आ गया हमारा, ये डेट ऑफ एफ ई के बराबर हमने प्रूव किया। और यहाँ पे क्या था इस ऑप्शन में बेटा, इस ऑप्शन में था डेट ऑफ एफ ई इज इक्वल टू आई माइनस एफ ई इंटू डेट ऑफ एफ जी। यही प्रूव करना था, ये हमने कर दिया है फाइनली। बेटा इस क्वेश्चन को मैं इजी तो नहीं बोलूँगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, कैलकुलेटिव था, दिमाग वाला था, लेकिन अगर आप खेल सकते हो अच्छे से तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। अभी आ गया अगला क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, पी ऑफ ई दिया है 1/8, पी ऑफ एफ 3 इवेंट दिया ई एफ जी, पी ऑफ ई की वैल्यू दी 1/8, पी ऑफ एफ की 1/6, पी ऑफ जी की 1/4। लेट पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 1/10। मैंने आपके लिए ये वेन डायग्राम 3D पेंट पे खास आपके लिए खुद बनाया है ड्रॉ करके। फॉर एनी इवेंट एच, इफ एच कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स, ये तो यूजुअल नोटेशन है, फिर हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इनमें सबको कुछ ना कुछ वैल्यू दे के रख देते हैं। जैसे इसको बोलेंगे हम ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। ए क्या है, ये ऐसा पोर्शन है जिसमें सिर्फ ई सेटिस्फाई करेगा, मतलब सिर्फ ई होगा और बाकी कोई बी या सी नहीं होंगे, ऐसे वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमने ए बी सी लिख लिया इसको। तो अब इससे क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम इससे पी ऑफ ई फाइंड आउट कर लेते हैं। पी ऑफ ई क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 1/10, करेक्ट। और पी ऑफ ई क्या दिया है 1/8, तो 1/8 और ये 1/10 इधर आएगा तो 1/8 माइनस 1/10 क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस जेड। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम क्या आएगा इसका 40 आएगा, 5 माइनस 4 1/40 आएगा, 1/40 क्या आएगा, ए प्लस एक्स प्लस जेड। ये हमने पी ऑफ ई से एक इक्वेशन निकाल लिया। अभी क्या करते हैं, पी ऑफ एफ से फिर से निकाल लेते हैं इक्वेशन ऐसे ही। पी ऑफ एफ क्या आ जाएगा बच्चों, बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1/10। तो इससे फिर से क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी क्या था 1/6, पी ऑफ एफ क्या था 1/6, 1/6 माइनस 1/10 क्या आ जाएगा, बी प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो गया बच्चों, b प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 30, राइट। 5 माइनस 3 2 आएगा, 2/30 विच इज 1/15, मतलब ये आ गया 1/15। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। पी ऑफ जी भी निकाल सकते हैं हम ऐसे ही, पी ऑफ जी निकालते हैं, क्या आएगा बच्चों, z प्लस वाई प्लस क्या था 1/10 था प्लस सी था, राइट, प्लस सी। ये क्या है, पी ऑफ जी है। पी ऑफ जी की वैल्यू क्या थी 1/4, 1/4 माइनस 1/10 इज इक्वल टू जेड प्लस वाई प्लस सी। एलसीएम क्या आएगा इसका 20 आएगा, 5 माइनस 2 3/20, राइट। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब जो था उससे हमने बहुत ही सटीक तरीके से अच्छे इक्वेशंस निकाल लिए। अभी क्या चाहिए हमें, चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या था बेटा, अभी चाहिए हमें, इससे क्या चाहिए बेटा, इससे हमें चाहिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ई में भी होना चाहिए, एफ में भी होना चाहिए, मतलब
इसमें से हो सकता है, लेकिन जी में नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। ए प्लस एक्स प्लस जेड क्या है 1/40, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1/40 होगी, राइट। क्लियर है ना, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से क्या बोल सकते हैं हम, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1/40, मतलब क्या, पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, ये था पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए। ई कॉम्प्लीमेंट मतलब ई में नहीं है, अब इधर आएंगे, एफ और जी का इंटरसेक्शन मतलब बेसिकली वाई की वैल्यू चाहिए। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है बेटा हमें, b प्लस एक्स प्लस वाई क्या है 1/15, मतलब y क्या होना चाहिए, y विल बी डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू 1/15, तो ये भी करेक्ट। अब क्या चाहिए, e कॉम्प्लीमेंट f कॉम्प्लीमेंट g कॉम्प्लीमेंट, e में भी नहीं है, f में भी नहीं है, g में भी नहीं है, ऐसे सारे एलिमेंट चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले e यूनियन f यूनियन g कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी P ऑफ E यूनियन F यूनियन G कैलकुलेट करना है। ये क्या होगा बच्चों, P ऑफ E प्लस P ऑफ F प्लस P ऑफ G माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F प्लस माइनस P ऑफ F इंटरसेक्शन G माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन G प्लस कुछ तो आएगा, मतलब ये बहुत बड़ा कुछ आ रहा है, लेकिन हम इजीली ये क्या बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F प्लस P ऑफ G, और ये इक्वल कब होता है, जब म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट होते हैं तभी, तो ये हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली। P ऑफ E क्या था बच्चों, 1/8 था, राइट, 1/8 1/6 1/4, राइट, ये 1/8 था, ये 1/6 था, ये 1/4 था, ये क्या आ जाएगा बच्चों फिर, दिस विल बी, एलसीएम निकालो, 24 आएगा, राइट, एलसीएम, तो ये क्या आएगा 3 + 4 + 6, ये आ गया 13/24, तो P ऑफ E यूनियन F यूनियन G इज लेस देन और इक्वल टू 13/24, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है बच्चों, दिस इज टोटली एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये डायरेक्ट है, अब दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस P ऑफ E यूनियन F यूनियन G, ये देख पा रहे हो क्या, देखो अब E यूनियन F यूनियन G की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 13/24, मतलब 1 माइनस इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 13/24, ये देख पा रहे हो कि नहीं, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, E यूनियन F यूनियन G, तो मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ E यूनियन F यूनियन G, तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 13/24, तो 1 माइनस 13/24 क्या आ जाएगा बच्चों, 24 माइनस 13 क्या हो जाएगा 12, 12 बाय क्या आ जाएगा, करेक्ट, ये आएगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, सॉरी 11/24, 11/24, 24 माइनस 13 11 आ जाएगा, तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/24। अब 11/24 से ग्रेटर है, मतलब 10/24 से ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, 10/24 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है 5/12 से ग्रेटर है, क्योंकि 10/24 इज नथिंग बट 5/12, सो दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5/12, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है फोर्थ ऑप्शन में, इट इज लेस देन और इक्वल टू 5/12 दिया है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन नहीं आता बोल के छोड़ दिया और पहले 3 कर लिए, उनको भी क्या मिलेंगे, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, जिसने फोर्थ भी वेरीफाई किया उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बच्चों इस साल का, जो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी क्राइटेरिया कि क्या था इसमें, कि ये जो पैटर्न था इसमें आप अगर पहले 2 ऑप्शन भी सही कर लोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन जो बच्चा है कि चारों के चारों वेरीफाई करके उसको पता चल रहा है कि सिर्फ पहले 2 सही है, उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन जिसने एफर्ट कम मारा है उसका भी रैंक अच्छा आने का चांस है उस क्वेश्चन में, क्योंकि उसको भी पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा पैटर्न कुछ रास नहीं आया बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर्स, ये स्टेम क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर 2 सब क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, ठीक है, 5 और 6। क्या बोला है, 3 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ का,
विथ रिप्लेसमेंट को सर्कल कर लेते हैं। फ्रॉम द सेट यस 1 से लेकर 100 तक है, P1 बी द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर्स इज एटलीस्ट 81। मतलब मैक्सिमम जो नंबर हमने चूज किए उसमें से मैक्सिमम जो है वो कम से कम 81 होना चाहिए, 81 से आगे हो सकता है। तो मतलब क्या है, P1 क्या है, P1 में क्या हो रहा है 1 2 so on 80। मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 81। मतलब 81 के तीनों नंबर 81 से आगे हो सकते हैं, 2 नंबर इसके आगे हो सकते हैं, या फिर 1 नंबर यहाँ से हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 नंबर यहाँ से आना चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। 1 नंबर यहाँ से आ गया मान लो, 2 आ गए यहाँ से मान लो, लेकिन इससे अच्छा ये है कि कोई ना कोई 1 नंबर तो कम से कम यहाँ से आना चाहिए। इसका मतलब क्या, तीनों के तीनों नंबर 1 से 80 में से नहीं हो सकते, ये हमें दिया गया है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं ज़्यादा इजीली। 1 माइनस, अब मान लो कि तीनों नंबर यहाँ से आ गए, तो ये क्या है 80 चांसेस है। टोटल नंबर्स कितने हैं 100, तो n ऑफ e अपॉन n ऑफ s क्या हो जाएगा यहाँ पे 80/100। लेकिन 3 नंबर है और विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, ये क्यूब हो जाएगा, करेक्ट। विथ रिप्लेसमेंट है और 3 नंबर ले रहे हैं हम, तो इसलिए आएगा ये 1 माइनस 80/100 होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100। ये क्या आएगा 1 माइनस 64/125 विच इज़ नथिंग बट 61/125। अब क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन है 625/4 P1। तो ये P1 की वैल्यू है, तो 625/4 P1 क्या हो जाएगा बच्चों 625/4 इंटू P1 क्या आएगा बेटा 61/125। कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा, (305/4). तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा बच्चों 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 76.25। क्लियर है। अब एक बार ये क्वेश्चन हमने लगा लिया, P1 निकाल लिया, फिर क्या बोला है P2 प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ चोजन नंबर्स इज एट मोस्ट 40 बोला है। मिनिमम ऑफ चोजन नंबर्स इज एट मोस्ट 40, मतलब 1 2 3। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। टोटल 100 नंबर है, एन ऑफ एस क्या है 100 है। क्या बोला है मिनिमम ऑफ चोजन नंबर्स इज एट मोस्ट 40, मतलब इससे बड़ा जो सबसे छोटा जो नंबर है हमारे 3 नंबर में से वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कोई ना कोई एक नंबर तो 1 to 40 में से होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसमें फिर से क्या है बच्चों, चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। तो केसेस कम करने के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोला है मिनिमम ऑफ द गिवन नंबर्स, मिनिमम ऑफ द सेलेक्टेड नंबर शुड बी एट मोस्ट 40 बोला है। मतलब क्या है कि तीनों के तीनों नंबर जो है वो 40 से बड़े नहीं हो सकते। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P2 क्या आएगा 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ये 1 माइनस इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। टोटल कितने चांसेस है 41 से 100 तक 60। एन ऑफ एस क्या है 100। 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, मतलब 60/100 होल क्यूब आएगा। ये क्या आ जाएगा 23 ज़ा 60, 25 ज़ा 100। ये आएगा 1 माइनस 27/125 विच विल बी 98/125। ये आ गया P2 98/125। क्या निकालना है 125/4 P2 पूछा है बच्चों, 125/4 P2। ये क्या आ जाएगा 125/4 इंटू P2 क्या था बच्चों 98/125। ये 125 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 49/2 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करो 49/2 क्या आ जाएगा बच्चों 49/2 क्या आ जाएगा, सॉरी 49/2 आ जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे लिखता हूँ 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0.25 ज़ा 10, 24.5। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 24.5। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि ये सबसे टफेस्ट और सबसे क्या है, लेंदी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझने में ही महाभारत है, ये पूरा क्वेश्चन महाभारत की तरह है, क्वेश्चन समझने में ही टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, पहला सेट दिया है सेट E1 क्या है 1 2 और 3, F1 क्या है 1 3 4 और G1 क्या है 2 3 4 5। हमें क्या बोला है, हमने E1 से क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट्स हमने चूज किए रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। E1 से दो एलिमेंट उठाए, कोई भी क्या किया, उस दो एलिमेंट्स को हमने S1 बोला और वो क्या किया हमने, E1 से हटाने के बाद जो सेट बचता है उसको हमने E2 बोल दिया और वो जो दो एलिमेंट्स हमने निकाले वो F1 में मिला दिए और हमें क्या मिल गया, F1 यूनियन S1 करके F2 मिल गया, नया सेट। इधर से दो निकाले, इधर डाले। अब जो सेट बना है उसमें से हमने फिर से क्या किया, दो एलिमेंट्स रैंडमली चूज किए, यहाँ से दो एलिमेंट निकाल दिए हमने और फिर क्या किया, G1 के साथ यूनियन लिया हमने उसका, करेक्ट। आगे क्या लिखा है, नाउ टू एलिमेंट्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेट F2 एंड लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ दिस चूजन एलिमेंट्स। तो वो जो दो एलिमेंट्स निकाले हमने उसको S2 बोला। आगे क्या दिया है, लेट G2 बी G1 यूनियन S2। तो G2 क्या बनेगा, G1 में वो दो एलिमेंट मिलाने के बाद जो सेट मिल रहा है वो G2 होगा। फिर क्या बोला है, फाइनली। देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने भी यहाँ पे लिखा है फाइनली, मतलब इतना सब लिखने के बाद, इतना महाभारत होने के बाद फिर क्या किया, फाइनली क्या बोला है, टू एलिमेंट्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम G2। जो G2 था वहां से हमने दो एलिमेंट चूज किए रैंडमली और उस चूज किए दो एलिमेंट्स को हमने बोला S3। लेट S3 डिनोट द सेट ऑफ दिस चोजन एलिमेंट्स। फिर क्या बोला है, अब जो S3 था, मतलब फाइनली बोल दिया, लेकिन महाभारत यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी असली क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अभी क्या है, लेट E3 इज इक्वल टू E2 यूनियन S3, मतलब उधर से जो दो एलिमेंट निकाले थे उसका यूनियन किसके साथ किया, E2 के साथ। E2 क्या था, E1 से दो एलिमेंट निकालने के बाद जो भी बचा है वो था आपका E2, तो उसके साथ यूनियन किया इसका, फिर बन गया E3। फिर क्या बोला, गिवन दैट, मतलब गिवन दैट दिया, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल मतलब है, इसका मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वो भी हमें आगे दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या लगता है बेटा, बेयस थ्योरम, बेयस थ्योरम लगने वाला है बेटा। और जिसने मतलब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मुझे तो लगता है कि बहुत कम लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, गलतियां होने की संभावना ज़्यादा है। अगर सही किया तो वेरी गुड बेटा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा अगर क्वेश्चन कोई आए हिंदी तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि हमें क्या होता है, अगर आप 50% क्वेश्चन भी लगा लोगे तो आपका एडवांस में अच्छा रैंक पक्का है, ठीक है। तो क्या दिया है, लेट P बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट S1, क्या दिया है, जिसमें S1 क्या होना चाहिए 1, 2, देन वैल्यू ऑफ P। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है S1 की, S1 क्या होना चाहिए 1, 2 और गिवन क्या है, गिवन है E1 इज इक्वल टू E3, मतलब जो आखिरी सेट है वो क्या होना चाहिए, E1 के बराबर 1, 2, 3 होना चाहिए। तो अभी ये पूरा महाभारत मैंने आपके लिए प्रॉपर चार्ट में बना के दिया है। क्या है बेटा, जब S1 E1 क्या है 1, 2, 3 है, F1 क्या है 1, 3, 4 है और G1 क्या है 2, 3, 4, 5, ठीक है। जब S1 हमारा क्या होगा, मतलब जो दो एलिमेंट्स हमने E1 से पिक किए वो अगर 1, 2 हो गए तो E2 में क्या बचेगा बेटा, यहाँ से 1, 2 निकाल दो, E2 में बचेगा 3। अब ये E2 में बचा, F2 क्या हो जाएगा, फिर हमने क्या करते हैं, हम जो S1 निकाला है वो F1 के साथ यूनियन करते हैं। F1 क्या था 1, 3, 4, उसके साथ 1 और 2 का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, ये बन जाएगा हमारा F2। इधर से दो एलिमेंट पिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट पिक कर सकते हैं, तो 1, 2 हो सकते हैं, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 या फिर 3, 4 भी हो सकता है। इतने पॉसिबिलिटीज है S2 पिक करने के। फिर क्या किया हमने, जो S2 पिक किया, यहाँ पे हम लोग रुके ना, S2 जो पिक किया उसका यूनियन लिया G1 के साथ, तो ये क्या आएगा बेटा, G2 आएगा। G2 आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। हालांकि ये तीन कंडीशन सेम आएंगे, यहाँ पे भी सिमिलर ही आएगा। तो यहाँ से फिर क्या किया, हमें S3 ऐसा पिक करना है जिससे क्या होना चाहिए कि हमें क्या दिया, गिवन दिया E3 मस्ट बी इक्वल टू E1, ये मिलना चाहिए हमें। तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए S3 यहाँ पे, क्योंकि क्या है E3 क्या कैसे बन रहा है S3 का, सॉरी G2 जो है, G2 से हम S3 ऐसे निकालेंगे और E2 में मिलाएंगे कि हमें क्या मिला, E2 क्या था 3 था,
तो इसमें ऐसे एलिमेंट मिलाएंगे कि हमें वापस E1 मिलना चाहिए, मतलब 1 2 3 मिलना चाहिए। यहाँ पे 3 बचा है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, 1 और 2, तो इसलिए सिर्फ 1 2 आएगा S3 में यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 2 3। अभी अगले केस में क्या हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे पहले सेट से 1 2 की जगह पे 2 और 3 पिक किया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। अब 2 और 3 पिक किया, ठीक है, 2 और 3 पिक किया यहाँ पे और यहाँ पे मिला लिया, तो यहाँ पे 1 3 4 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे ये जो बचा है 1 2 3 4, यहाँ से हमने फिर से 2 एलिमेंट पिक किए, कोई भी हो सकते हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 या फिर 3 4, 6 पॉसिबिलिटीज है। अब ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें से जो पिक किया वो हम क्या कर रहे हैं, G1 में मिला रहे हैं। अगर 1 2 G1 के साथ यूनियन किया तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, फिर 1 3 का यूनियन अगर G1 के साथ किया फिर से आएगा 1 2 3 4 5, 1 4 का कोई भी यूनियन करेंगे इसके साथ तो फिर से ये आएगा, करेक्ट। अब बचा क्या बेटा, बचा ये है, इधर क्या था 2 3 की कंडीशन बची, 2 3 का यूनियन इसके साथ लेंगे तो G1 ही रहेगा, G2 भी G1 ही रहेगा, मतलब क्योंकि 2 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो दिस विल बी अगेन G2 के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, हमें ऐसा S3 पिक करना है कि क्या होना चाहिए आपका बेटा, E3 और E1 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। E1 क्या था 1 2 3, तो यहाँ से ऐसे 2 एलिमेंट उठाने चाहिए कि E2 के साथ मिलाने के बाद 1 2 3 मिलना चाहिए। E2 में क्या है बेटा 1 है यहाँ पे, तो हमें मतलब यहाँ से क्या 2 और 3 बस हम उठा सकते हैं, सिर्फ 2 और 3 उठा के हमें 1 2 3 मिल सकता है। तो ऐसे ही सिमिलरली लास्ट केस में क्या होगा बेटा, S1 से अगर 1 और 3 उठाया तो यहाँ पे बचेगा 2, अब ये 1 3 इसके साथ यूनियन लेंगे, क्या आएगा बेटा 1 3 ऑलरेडी था तो फिर से 1 3 4 ही रहेगा। अब इससे क्या करेंगे, इससे कोई भी 2 एलिमेंट्स निकालेंगे, क्या आएगा 1 3 1 4 या 3 4 हो सकता है, और वो एलिमेंट्स हम क्या करेंगे इसमें मिलाएंगे G1 में, तो G2 मिलेगा कुछ। G1 में जब हम ये मिलाएंगे तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा 2 3 4 5, इस केस में क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, इस केस में मिलेगा 1 2 3 4 5, इस केस में फिर से मिलेगा 3 और 4। फिर क्या करना है, S3 से ऐसे एलिमेंट उठाने हैं कि वो हम जब E2 में डालेंगे, मतलब इसमें मिलाएंगे तो क्या मिलना चाहिए E1 वापस 1 2 3। मतलब आप सोच रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं E1 E2 E3 1 2 3 ये वो, आप अगर क्वेश्चन अच्छे से ढंग से समझ गए ना बेटा, क्या कर रहे हैं हम इधर से 2 उठा रहे, इधर डाल रहे, इधर से 2 उठा रहे, इधर डाल रहे, इधर से 2 उठा रहे, इधर डाल रहे, और इधर डालने के बाद वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो इसके बराबर। इधर डाल रहे मतलब क्या कर रहे हैं E2 के साथ यूनियन कर रहे हैं, मतलब वापस इधर डाल रहे हैं उठाने के बाद सबसे लास्ट केस में, तो वो क्या होना चाहिए 1 2 3 होना चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ से 1 2 3 लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ से 1 3 होना ही होना है, यहाँ से 1 3 होना ही होना है। तो इसका मतलब क्या बेटा, या तो हम यहाँ से उठाएंगे या फिर यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ से हम उठा नहीं सकते। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन महाभारत। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे देना पड़ेगा, देखो हमें निकालना क्या है इससे, देखो सोचो यार बच्चों, सोचो थोड़ा सा। यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे हम फिर से। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे बेटा, सोचो। तो हमें बेटा यहाँ पे हमने फिर से आते हैं वापस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे निकालना है बेटा P ऑफ S1 इज इक्वल टू 1, 2 हमें दिया है। गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटा P ऑफ E1, सॉरी क्या था, क्या गिवन क्या था बेटा, हमें क्या है गिवन ये है कि E1 इज इक्वल टू E3। तो E1 इज इक्वल टू E3 गिवन है, तो बेस थ्योरम लगा रहे बस, कुछ नहीं। तो S1 इज इक्वल टू 1 2 का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। S1 इज इक्वल टू 1 2, देन वैल्यू ऑफ P हमें पूछा है, तो मतलब S1 इज इक्वल टू N2 गिवन E1 इज इक्वल टू E3, मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा E1 इक्वल टू E3 के साथ। तो बेसिकली हमें निकालना है S1 इज इक्वल टू 1 2 इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल टू E3 की प्रोबेबिलिटी। तो मतलब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं लिखता हूँ गिवन E1 इज इक्वल टू E3, ऐसे लिख लेता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या आएगा बेटा, पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले S1 क्या हो सकता है 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है और
3 1 भी हो सकता है, मतलब टोटली 3 इक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो मतलब क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी 1 2 होने का 1/3 होगा, करेक्ट। 3 इक्वली लाइकली इवेंट्स है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, जब ये आ रहा है यहां से हम 2 एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं, करेक्ट। यहां से हम 2 एलिमेंट चूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा बेटा, इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बताओ, सोचो जरा, सोचो बेटा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इसमें। देखो हमें क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, करेक्ट। 2 ऑलरेडी इस सेट में है, मतलब हमें यहां से सिर्फ 1 चाहिए। तो जिसमें 1 है यहाँ पे वो हमारे फेवरेबल होंगे। 3 जगह पे 1 है 6 में से, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ से फिर 3/6। चलो भाई यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या है, सॉरी, उसके बाद क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 3/6। उसके बाद जो है यहाँ से हमें क्या करना है, 1 2 3 मिलना चाहिए, करेक्ट। 1 2 3 हमें यहाँ से मिलना चाहिए। उसके लिए क्या है, इसमें तो ऑलरेडी 3 है, मतलब यहाँ से हमें सिर्फ क्या चाहिए, 1 और 2। 1 और 2 एकदम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है हमारी, तो मतलब ये फिक्स है। तो 1 और 2 हमें इसमें से जो 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं वो होने चाहिए 1 और 2, मतलब ये स्पेसिफिक है, फिक्स है। तो मतलब इसका चांस क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 और 2 एक ही पॉसिबिलिटी है। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितने बेटा, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, देखो टोटल 5 एलिमेंट है, राइट। आउट ऑफ 5 वी नीड ओनली 2, और वो भी फिक्स है। तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, टोटल 5 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 5C2। सो दिस विल बी 3 3 कैंसल, तो दिस विल बी 1/6 इंटू 1/5C2 इज 10। तो ये आ गई P of S1 इज इक्वल टू 1 2 गिवन E1 इज इक्वल टू E3 की प्रोबेबिलिटी। अब क्या निकालना है, P of S2 इज इक्वल टू 1 2 गिवन E1 1 2 नहीं, सॉरी, व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, 2 3, ओके। सो दिस विल बी P of S2 इज इक्वल टू 2 3 गिवन E1 इज इक्वल टू E3। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 या 3 में से कुछ होना चाहिए इसमें से, राइट। अगेन तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, ये तीनों इक्वली लाइकली इवेंट्स है, राइट। हम कोई भी 2 सेलेक्ट करके फिर डिनोमिनेटर में एनी 3C2 करके वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 2 3 1 2 और 1 3 तीनों इक्वली लाइकली है, तो पहले सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अब यहाँ से हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, यहाँ से हमें ये बन गया ना, अब यहाँ से हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि क्या होना चाहिए, आगे जाके हमें 1 2 3 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे G1 में तो 2 3 4 5 है बस, करेक्ट। और यहाँ पे बचा क्या है, 1 है, मतलब 1 ऑलरेडी है, हमें 2 3 मिलना चाहिए आगे। तो मतलब यहाँ से क्या हो सकता है बेटा, 1 2 हम यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 3 भी यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 4 भी डाल सकते हैं, 2 3 भी डाल सकते हैं, 2 4 भी डाल सकते हैं, 3 4 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ 2 3 चाहिए। 2 3 हम यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि यहाँ पे 5 एलिमेंट में से हमें 2 3 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट में से हमें 2 3 सेलेक्ट करना है, करेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सोचो, एक यहाँ पे 5 एलिमेंट्स में से हमें क्या करना है, 2 3 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे 4 एलिमेंट में से करना है। मतलब हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकालते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, इन 3 केस में से 2 और 3 निकालना है। मतलब ये स्पेसिफिक केस है, तो न्यूमरेटर में 1 आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5C2। तो दिस विल बी 1/10। लेकिन हमने एक चीज मिस कर दी बेटा, ये 6 में से हम क्या कर रहे हैं, पहले 3 ले रहे हैं, राइट। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, इनमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले 3 ले रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किया, 3/6 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, करेक्ट। हमें इसे 3/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमने नहीं किया था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3/6, क्योंकि वो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से 3 हमने फेवरेबल ले ली। लेकिन यहाँ पे हमारा ये प्रोबेबिलिटी खत्म हुआ क्या, नहीं। अब क्या हो सकता है, ये भी 3 फेवरेबल हो सकते हैं,
ये भी थीम हम उठा सकते हैं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 1/3 तो हो गया फिक्स है, फिर इसका क्या हो गया फिर से 3/6 मल्टीप्लाइड बाय, ये बस प्रोबेबिलिटी हमारी चेंज होगी बेटा। यहाँ पे क्या था 10 में से क्या था, 5 में से क्या थे 2 सेलेक्ट करने थे तो 5C2 यूज किया। यहाँ पे क्या 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन हमारा फेवरेबल फिर भी एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4C2। 4C2 क्या हो जाएगा बेटा 6, राइट। सो दिस विल बी योर P ऑफ S2। इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक आ रहा है 1/60 और दूसरा आ रहा है 1/36। मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं बोल देता हूँ P1, इसको बोल देता हूँ P2, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी हर बार। तो ये P2 आ गया, तो P3 मतलब हमारा क्या हो जाएगा P ऑफ S1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 होना चाहिए, राइट। अभी गिवन E1 इज इक्वल टू E3, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी अब हमारा निकालना बाकी है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले 3 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर से 3 1 या 1 3 कुछ भी बोलो, कोई इशू नहीं है, वो फिर से 1/3 हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है। तो E1 से S1 निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है, तो S1 का वो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 1 निकाला तो E2 में बचा 2, तो मतलब यहाँ से 3 1 अब जब हम F1 में मिला के 1 3 4 बनाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा बेटा 2 ऑलरेडी है, तो मतलब हमें यहाँ से 1 3 होना ही चाहिए, करेक्ट। लेकिन G1 में जब हम मिलाएंगे तो उसमें ऑलरेडी 3 है, तो मतलब यहाँ से 3 नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 और 3 होना चाहिए। तो यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, जैसे इसका 3/6 आया था, यहाँ पे क्या है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, करेक्ट, बट 1 होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, और G1 में भी क्या है, G1 में हमारे पास 2 3 4 5 है, लेकिन 1 दोनों में नहीं है। तो इसमें जब हम ये मिलाएंगे तो इसमें 1 होना कंपलसरी है, मतलब हमारा फेवरेबल क्या है, ये 2 केसेस फेवरेबल है, तो मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय। अब आगे का आखिरी प्रोबेबिलिटी क्या था, यहाँ पे टोटल क्या हो गया बेटा 3 केसेस हो गया, हमें यहाँ से 1 और 3 चाहिए, करेक्ट, जो कि सिर्फ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से 1 और 3 आना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें 1 है नहीं बेटा, तो यहाँ से 1 और 3 चाहिए, और ऐसे 2 फेवरेबल केसेस है, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से 1 और 3 निकालना है, 5 एलिमेंट है टोटल, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 फेवरेबल केसेस से 3 में से तो हमने 2/3 ऑलरेडी ले लिया, अब इसमें से क्या करना है, हमें 1 और 3 चाहिए, 5 में से वो 1,3 हमारा क्या है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है प्रॉपर, तो मतलब उसकी फेवरेबिलिटी क्या होगी 1, और टोटल पॉसिबल क्या है 5 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, करेक्ट। 5 में से हमें कोई भी 2 सेलेक्ट करने थे, मतलब 5C2 होगा फिर से डिनोमिनेटर में, तो दिस विल बी 1/10, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 92/90 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है, इसको कॉमन एलसीएम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 180, करेक्ट। 180 आएगा, नहीं क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 12 3 36, 12 5 12 तो है, 5 × 3 15, 15 × 12 क्या होता है बेटा, वो आएगा इसका एलसीएम, तो ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये क्या आएगा बेटा 15 × 12 क्या होगा 180, तो करेक्ट है, इसका एलसीएम आएगा 180, तो मतलब यहाँ पे आएगा 3 + 5/180 विच इज़ नथिंग बट 8/180। अरे यार सही था यार मेरा भाई, कैलकुलेशन में इतनी भी गलतियाँ नहीं होती। तो ये आ गया 8/180, सो दिस इज नथिंग बट क्या, इसको हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, 4 2 8, 4 4 16, 4 5 2/45 आएगा ये।
ओ भाई साहब, दिस इज 2/45, दिस इज 2/90, मतलब इसको हम 1/45 लिख सकते हैं। और P1 क्या था हमारा बेटा? P1 आया था 1/6 इंटू 1/10। P1 आया था 1/60, 1/6 इंटू 1/10, मतलब 1/60 था। इसमें हम अगर 1/3 कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? 1/3 इंटू 1/20, करेक्ट। तो हमारा जो फाइनल प्रोबेबिलिटी है क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू 1 to इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल टू E3 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 इज इक्वल टू E3। ये क्या होगा बेटा? ये होगा फर्स्ट केस, मतलब P1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये क्या हो रहा है बेटा? P1 क्या आ गया हमारा? P1 आ गया था, व्हाट वाज P1? P1 यहाँ पे लिखा था मैंने, P1 वाज 1/3 इंटू 20, राइट? 1/3 इंटू 1/20 लिख सकते हो, 1/60 था। P2 था 2/45 सिंप्लीफाई करके, और P3 था, ये क्या आएगा? 1/3 इंटू डिनोमिनेटर में तीनों केसेस ऐड हो जाएंगे, करेक्ट? तो ये क्या आएगा? 1/3 इंटू 1/20 प्लस ये आएगा 2/45 प्लस ये आएगा 1/45। इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/20 डिवाइडेड बाय 1/3 इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस 2/15 प्लस 1/15, करेक्ट? ये हो जाएगा 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में ये 60 रहेगा, और ये क्या आएगा? 3 प्लस 8 प्लस 4। तो ये आ रहा है बेटा 60/15 इंटू 20 आ रहा है। 21/20, 23 63, 1/3, 3 5 15। भाई फाइनली इसका कुछ तो इजी, मतलब अच्छा दिखने वाला आंसर आ गया। दिस इज 1/5। सो द फाइनल आंसर इज 1/5। पूरा महाभारत करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 1/5 आ गया। इसका आंसर जो क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती थी, बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे कंडीशंस थे, ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा 1/5। ये आंसर सही होना चाहिए क्योंकि हमने कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक करी नहीं है। कैसे करना है आपको समझने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे मैंने देखा है, सबसे ईजीएस्ट तरीके से मैंने इसको पूरा लिस्ट करने की कोशिश की है और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की भी कोशिश की है बेटा। तो आपको ये समझ आ गया होगा ऐसी आशा करता हूँ। लेकिन बेटा सिंपल बात है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी मैं बोलना चाहता था कि ये क्वेश्चन अगर आपके पास दिमाग है, मतलब अगर तेज दिमाग है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा बेटा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि बेसिक एप्टीट्यूड की जरूरत होती है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है, अगर आप गलतियां पकड़ सकते हो, तो ही आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था, ये क्वेश्चन तीसरे नंबर पे दिया था, मतलब ये क्वेश्चन जल्दी दिया था। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन देख लिया प्रोबेबिलिटी का, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को डर लगता है प्रोबेबिलिटी से, तो पहले ये क्वेश्चन देखते ही उनका क्या हो गया होगा, मनोबल चला गया होगा, और उसकी वजह से वो बाकी के जो इजी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन थे जो हमने आज देखे हैं, वो आप कर नहीं पाए होंगे। तो ये जो होता है ये नहीं होना चाहिए। इस बार का जो पेपर था उसमें बेसिकली एक तो लेंदी था, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि बैलेंस जो था पेपर का, टॉपिक का चैप्टर वाइज, वो बैलेंस बराबर नहीं था। इसमें प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसकी वजह से बैलेंस भी क्या हुआ था, इसका थोड़ा सा बिगड़ गया था बेटा। तो इसलिए ये पेपर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा इस बार का। मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, लेकिन जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमेशा की तरह नहीं था। तो इस बार का मुझे पेपर खुद को पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मैथ्स का, क्योंकि एक तो लेंदी था, दूसरा जो था वो वेटेज वगैरह भी सही नहीं था। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। चलो बेटा, कोई भी डाउट हो या आपको ये वीडियो में जैसा भी लगे, जो भी लगा, जो भी डाउट्स होंगे, वो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो गुड बाय, गुड नाइट।